हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट नंबर 30 पे आ चुके हैं। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि बीएसपीएस का जो किरण प्रैक्टिस सेट वर्कबुक है, इसमें टोटल 32 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। उन सभी प्रैक्टिस सेट को हम फुल कवर करेंगे। तो इसी कड़ी में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 30 पे पहुँच चुके हैं। अब हम लोगों के पास केवल 2 प्रैक्टिस सेट बाकी है, जो कि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं उस प्रीवियस से प्रैक्टिस सेट को देखना, सॉल्व करना, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिर को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्य की डैश पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में निर्मित किया गया था। तो दोस्तों, आपको बता दें, रानी लोक महादेवी द्वारा निर्मित विरूपाक्ष मंदिर। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर जो है ना, इसका निर्माण किसने किया था? तो उनका नाम था रानी लोक महादेवी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों, इसी को हम लोकेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। एक दोस्तों है कि मल्लिकार्जुन मंदिर। तो मल्लिकार्जुन मंदिर, जिसे त्रिलोकेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जिसको त्रिलोक देवी द्वारा बनाया गया था। तो इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे 2 रानियाँ हैं जिसका हमने जिक्र किया आपको, त्रिलोक देवी और रानी लोक महादेवी। तो दोस्तों, इसके जो चालुक्य की थे ना, ये पल्लवों पर विजय किए थे। यानी पल्लव पर जब विजय किए थे, तो इनके द्वारा जो है ना, ये स्मरणोत्सव यानी कि स्मरण में इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पट्टादकल की, तो पट्टादकल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, जो भी यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल होती है ना कोई भी जगह, तो वो क्या होती है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जितने भी आपके यूनेस्को के साइट्स हैं, उन सभी को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों, आपने पहले सवाल का जवाब अच्छे से देख लिया है। हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें, देखिए, भारत की जो पहली महिला पुलिस सेवा अधिकारी है यानी आईपीएस है। आप भी जानते हैं क्या क्या आईएएस होता है, ठीक है, आईपीएस होता है और आईएफएस होता है। तो दोस्तों, इन सभी में सबसे जो पहली थी पुलिस विभाग में आईपीएस, वो कौन थी? किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। तो आप सभी लोग जो स्टैटिक चीज में पढ़ते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस महिला कौन थी? किरण बेदी जी थी। ठीक है, और दोस्तों, ये कब बनी थी? 1972 ईस्वी में इन्हें बनाया गया था। भारत की पहली पुलिस सेवा अधिकारी के रूप में बनी थी। दोस्तों, हम बात करते हैं कि किरण बेदी की पहली पोस्टिंग कब हुई थी। तो किरण बेदी की पहली पोस्टिंग हुई थी कब? 1975 में। बनी थी 1972 में, लेकिन इसकी पोस्टिंग जो हुई थी 1975 ईस्वी में हुई थी। पोस्टिंग कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली के चाणक्यपुरी अनुमंडल में हुई थी। इसे भी आप याद रखेंगे। दोस्तों, उसी वर्ष 1975 में गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस के सभी पुलिस दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी बन चुकी थी। कौन थी? किरण बेदी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु होती है? तो दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, सर्वोच्च जो चालकता होती है, यानी सबसे अधिक चालकता किस धातु में होती है दोस्तों? तो वो होती कौन सी? चांदी होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, चांदी इतना महंगा है कि हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके बदले हम एल्युमिनियम का या कॉपर के तार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे पास सक्षमता है तो हम चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे अधिक जो है ना सर्वोच्च चालकता उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। लेकिन इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसके मतलब कि बिहाफ पर एल्युमिनियम का या कॉपर का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर हम लोग। भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों, देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी, इसकी जो है ना मतलब कि शुरुआत कब की गई थी आपको बताना है। किसके द्वारा? भारतीय बैंक द्वारा। तो दोस्तों, ये हुई थी 1998 ईस्वी में। बहुत ही बड़ा प्रश्न है, आपके कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप याद रखेंगे। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक, कब? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1998 में इसमें हुई थी। इसे आप याद रखेंगे। और दोस्तों, ये किस बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो वो आरबीआई द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आरबीआई की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक है, और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है, जो 25वें क्रम के हैं। इसे भी आप अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दोस्तों, हम
बात कर लेते हैं अगर कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में मदद करना। ये क्या है, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के जिले में फैले ज्वारनदमुख स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील अथवा लेगुन झील है। देखिए दोस्तों, खारे पानी की झील जो है ना, ये स्टैटिक जगह प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, देखिए उड़ीसा में पाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, यदि आपको ऑप्शन में पता है ना कि कौन सा झील किस राज्य में है, तो आप आसानी से छांट सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे उड़ीसा का जिक्र कर दिया गया है। देखिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए थोड़ी सी आपको ना मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, कॉमन साइंस भी होनी चाहिए। यहाँ पे उड़ीसा का जिक्र किया गया है दोस्तों। उड़ीसा का सिर्फ एक ही झील यहाँ पे दिखा रहा है, जो चिल्का झील है। ठीक है, यानी कि आज यदि आपको पता रहता है कि उड़ीसा में कौन कौन सी झील है और ये सभी झीलें कहाँ पाई जाती हैं, तो आप इसे भी इजीली फाइंड कर सकते थे। तो चिल्का झील यहाँ पे सबसे बड़ी लेगुन झील हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो भारत के पूर्वी तट पर पाई जाती है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये भारत का मैप है, तो उड़ीसा कहाँ पड़ता है, आपको यहाँ पे पड़ता है ना पूर्वी तट पे। तो ये भारत की पूर्वी तट की सबसे बड़ी लेगुन झील है। कौन सी, चिल्का झील है। इसे आप याद रखेंगे, जो कहाँ पड़ती है, उड़ीसा राज्य में फैली हुई है। ठीक है, और दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा लेगुन भी से हम लोग मानते हैं। और दोस्तों वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संशोधित किया गया था। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में ना मतलब कि समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 103वां संविधान संशोधन की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक होता है जनरल कास्ट होता है ना, एक होता है ओबीसी, एक होता है SC ST, ये सभी होते हैं। तो ठीक है, यहाँ दोस्तों ओबीसी को SC ST को आरक्षण मिलते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जनरल कैटेगरी में भी अब क्या है ना 10% आरक्षण की चर्चा की गई है, जो उसको EWS में रखा गया, यानी कि इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन में। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उसमें भी कुछ लोग गरीब होते हैं, तो उसको जो है ना EWS कैटेगरी में रखा गया। उसको 10% जो है ना उसको मतलब आरक्षण देने की चर्चा की गई है। किसमें, 2019 के 103वां संविधान संशोधन में। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद में संशोधित किया गया था। तो दोस्तों ये क्या गया था, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में इसको संशोधित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15 क्या कहता है ना कि जाति धर्म लिंग भेदभाव के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद जो 16 है ना, इस पर जो है ना मतलब कि नौकरी सब की चर्चा की गई है। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि EWS लागू कब हुआ था, तो ये दोस्तों लागू हुआ था 14 जनवरी 2019 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। ठीक है, 14 जनवरी 2019 को EWS को लागू कर दिया गया था। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। डैश में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती है और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पे होते हैं, दोस्तों ये शंकुधारी सदाबहार वन में ऐसा देखने को हमें मिलता है। जहाँ पे दोस्तों इसमें क्या होता है ना, इसकी पत्ती आप छुएंगे उसमें कांटा लगा होता है, जिसमें आपको सुई चुभने की डर हमेशा बना रहता है। ठीक है, अगला सवाल है, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। देखिए दोस्तों, शिक्षा सुधार के लिए ना लॉर्ड रिपन जो थे ना, लॉर्ड रिपन, देखिए एक थे लॉर्ड लीटन और एक थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो दोस्तों लॉर्ड रिपन जो है ना भारत के लिए अच्छा सोचते थे, यानी कि भारत के फेवर में सोचते थे। कौन, लॉर्ड रिपन सोचते थे। तो हंटर आयोग की नियुक्ति की थी, किस वर्ष की थी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की थी, किसने, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे किया गया था। दोस्तों लॉर्ड रिपन ने भारत में शिक्षा के प्रति समीक्षा के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य विलियम विल्सन हंटर के तहत हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। दोस्तों आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि हंटर आयोग जो है ना किससे संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है, तो आपको बताना होगा दोस्तों वहाँ पे कि ये शिक्षा सुधार से संबंधित है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके प्रश्न में से भी प्रश्न आपका निकल के आ चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो हंटर आयोग है ना, ये मतलब कि इसे ऐसे ही बोल सकते हैं आप कि आधुनिक भारत के इतिहास का पहला शिक्षा आयोग था। कौन सा, हंटर आयोग था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाता है। अगला सवाल आपके पास है कि बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके द्वारा संचालित हुआ था। आप सबको दोस्तों पता है कि बिहार में जो बरौनी जो है ना बेगूसराय जिला में पड़ता है। तो बेगूसराय जिला के अंत आने वाले बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है किसके द्वारा संचालित है, आपको बताना है। दोस्तों ये है ना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दोस्तों यही प्रश्न जो है ना आपके बिहार SSC में और बहुत सारे एग्जाम में जो बिहार से संबंधित एग्जाम है वहाँ
वहाँ पे ये प्रश्न रेलवे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना होगा जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं, क्योंकि ये आपके छोटे से एग्जाम है जिसमें आपके 10 मार्क्स पूछे जाते हैं जीके के। तो इसमें से मैक्सिमम चांस बनता है कि वही क्वेश्चन को पूछा जाए जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भगवान महावीर ने निर्माण प्राप्त किया था। यानी कि दोस्तों भगवान महावीर स्वामी जो थे, इसका निर्माण में दोस्तों क्या होता है, इसकी मृत्यु होती है। यानी कि निर्माण कहाँ प्राप्त किए थे? बोधगया में, वैशाली में, पावापुरी में और सारनाथ में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भगवान महावीर स्वामी थे, इनके जो निर्माण प्राप्त हुए थे कहाँ हुए थे? पावापुरी में हुए थे। कहाँ पे? पावापुरी में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा महावीर स्वामी का हम बात कर ले अगर, देखिए जैन धर्म में टोटल जो है ना तीर्थंकर कितने हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। और सबसे लास्ट वाले यानी कि 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो वे कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और उनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, और दोस्तों देखिए उनका जन्म 599 BC में क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो प्रसिद्ध वैशाली गणराज्य का हिस्सा था। इसके पिता का नाम दोस्तों क्या था? राजा सिद्धार्थ था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, और इसकी दोस्तों माँ के नाम क्या थी? तो वो त्रिशला थी। क्या थी? त्रिशला इसकी माँ का नाम था। और पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। इसे आप याद रखेंगे। और दोस्तों 30 वर्ष तक जनता को मार्गदर्शन देने के बाद भगवान महावीर ने पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में 527 BC में इसका निर्माण प्राप्त हुआ था। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुई थी, निर्माण प्राप्त हुए थे, वो कितने वर्ष हुए थे? तो 72 वर्ष यानी कि 72 वर्ष में इनको निर्माण की प्राप्ति हो चुकी थी। और कब हुई थी? तो 527 BC में महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे क्योंकि ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा जीके का प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं अपने रीजनिंग की ओर। तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो लोकल लिखा हुआ है। तो लोकल से कैसे बना है MMFWQ, उसी प्रकार से आपको उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ग्लोबल को करना है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ना, तो L के बाद क्या होता है? M होता है, यानी कि +1 हो रहा है। पहले में क्या है? +1 हो रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे G है, तो G में हम +1 करेंगे तो क्या होगा? G के बाद क्या होता है? H होता है, यानी कि जो मतलब कि ऑप्शन H से शुरू होगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए सभी ऑप्शन H से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको छांट नहीं सकते। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे O लिखा हुआ, O कितना होता है? 15 होता है। M कितना होता है? 13 होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए +1 हुआ, फिर -2 हो गया। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे? -2 करेंगे तो L कितना होता है? 12 होता है। 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 होगा। यानी कि जो है ना 10 कितने पाता है? J पाता है। तो H के बाद यहाँ पे दोस्तों J होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों J जो है ना सभी में दे रखा है, जबकि इसमें नहीं दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का आंसर कभी नहीं हो सकता। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे X है, यहाँ पे W है, यहाँ पे R है। अब हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को देख पाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे C लिखा हुआ है। C कितने मार्क्स होता है? 3 पे होता है ना। यहाँ पे कितना है? F है। F कितना होता है? 6 होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे +3 हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों O कितना होता है? 15 होता है। और जब 15 हम 3 जोड़ते हैं कितना होगा? 18 होगा। यानी कि 18 जो है यानी क्या होता है? R होता है। यानी कि जो HJR होगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए विकल्प वर्गों का सर्वोत्तम निरूपण करता है? दोस्तों यहाँ पे है बिल्ली, बक्सा और फल। ठीक है, तो बिल्ली, बक्सा और फल दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें निरूपण सही से करता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो बिल्ली, बक्सा और फल, दोस्तों ये क्या है? तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्ली हो गया, बक्सा हो गया, फल, इसमें कोई संबंध नहीं बन पा रहा है क्या? बिल्ली अलग चीज़ है, बक्सा अलग चीज़ है और फल अलग चीज़ है। तो दोस्तों इस टाइप के जो ऑप्शन जहाँ भी बने रहेंगे वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर है क्या? ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर नहीं हो सकता। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की, अगले ऑप्शन की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, जो अलग अलग दे रखा है ना, यही हमारे प्रश्न का आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। देखो यहाँ पे है झुंड है, झोपड़ी है, घर है और इग्लू है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जो झुंड जो है ना, ये देखिए झोपड़ी हो गया, घर हो गया और इग्लू हो गया। ये तीनों की दोस्तों क्या होते हैं ना, मतलब कि एक
प्रकाश से निवास स्थल होते हैं, यानी कि झोपड़ी में लोग मतलब रहते हैं, घरों में लोग रहते हैं और इग्लू में भी लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों झुंड जो है ना ये निवास स्थल नहीं है, इसलिए ये हमारे प्रश्न से अलग हो जाता और हमको अलग ही चूज करना था। अगला सवाल है हमारे पास निम्नलिखित में श्रेणी में से, यहाँ पे अगला सवाल है कि 3 2 3 8 6 24 18 48 48 इसमें क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप, तो 3 में क्या हो रहा है यहाँ पे 3, देखिए 3 गुना 1 हुआ, इंडिविजुअल कीजिए, मतलब कि इसमें क्या करना है ना एक एक गैप करके, फिर 3 दूनी 6, फिर 6 3 18, अब क्या होगा 18 3 18 चौके 72। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यही चूज करना था, 72 हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। उस संख्या का युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से निम्नलिखित संख्या युग्म में दोनों संख्याएं संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 से 28 कैसे बन पा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको इसी को चूज करना है ऑप्शन में। देखिए 4 से 28 बनने का मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए 4 है ना, तो 4 गुना 4 इंटू 2 -1 कितना हो गया, देखिए 4 हो गया। इसको आप 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, यानी कि 4 7 28, यानी कि इस टाइप से ये बन पा रहा है। तो ऑप्शन में पहले हम ए को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 करेंगे, सेम वही करेंगे, 9 इंटू 2 माइनस का कितना करेंगे 1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, तो 17 नंबर कितना होता है 53 होता है, यानी 153 होता है, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में ही दे रखा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित में दिए गए समुच्चय की संख्या के बीच में है। यानी 3 से 28 कैसे बन रहा है और 28 से 128 कैसे बन रहा है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे आप, तो 28 में से जब हम माइनस को 3 कर देते हैं तो कितना बचता है 25 बचता है। ठीक है, और हम 25 में क्या करते हैं ना 25 बचता है। अब 25 को हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, गुना करते हैं, तो 25 बचे 125 प्लस 3 जो आगे रहता है ना ये वाला, उसको हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे। तो 25 पंचे 125 3 128 आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों आप क्या देखें यहाँ पे, जो सबसे हम पहले क्या करेंगे, जो दूसरे नंबर पर संख्या है ना उसको इससे पहले से हम माइनस कर देंगे। जो भी संख्या आएगा माइनस करने के बाद उसमें हम 5 से गुना करेंगे और जो पहला संख्या उसमें हम जोड़ देंगे, तो जो संख्या आएंगी वो तीसरी संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम ऑप्शन नंबर पहला को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, 20 में से पहले क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे, तो 20 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 19 बचेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आएगा ना बच करके उसमें हम 5 से गुना कर देंगे, तो 19 पंजे कितना होता है 19 पंजे 95। ठीक है, उसको हम प्लस 3 यहाँ पे किए हैं, यानी यहाँ प्लस वहाँ पे 1 करेंगे जो पहले पे आएगा, तो 19 पंजे 95 प्लस 1 96। ठीक है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा फुलफिल यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि एक कागज़ को निम्नलिखित आकृति के अनुसार मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है, उसे खोलने पर वो कागज़ कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कागज़ है मोड़ा हुआ है, यदि आप इसे खोलेंगे तो किस टाइप से आपको दिखाई देगा ये आपको बताना है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना, अगर आप काटेंगे और खोलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है ना यहाँ पे आपका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि ग्रैमी संगीत से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार उबेर कप किससे संबंधित है। दोस्तों आप सबको पता है जो ग्रैमी अवार्ड होती है ना वो संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों उबेर कप जो है ना, उबेर कप वो किस से संबंधित हो जाएगा। तो उबेर कप जो होती है दोस्तों ये आपकी किससे होती है, बैडमिंटन संबंधित होती है। किससे, बैडमिंटन संबंधित होती है, यानी कि उबेर कप जो है ना आपको बैडमिंटन में दी जाती है। और दोस्तों बैडमिंटन में भी किसको, तो महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जो होती है टूर्नामेंट, उसको हम लोग उबेर कप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल के पास है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। ठीक है दोस्तों, ये जो आकृति आपको यहाँ पे दिख पा रही है वो आकृति किस में दे रखी है। ठीक है, इन फिगरों में से किस फिगर में जो आकृति दे रखी है आपको ढूंढना है। दोस्तों आप ठीक से ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति आपको यहीं पर दिखने को मिल जा रही है। कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आकृति है ना ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आकृति निकल के आ गई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। दोस्तों किस चिन्ह को आप परस्पर चेंज करेंगे तो आपका समीकरण सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जहाँ पे गुना है ना वहाँ पे आपको माइनस कर देना है, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आप गुना कर दीजिएगा तो आपका समीकरण सही होके आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाता है।
अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अब आपके पास हिंदी का प्रश्न आ चुके हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसको आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें बताना है कौन सी आकृति इसमें शुद्ध दे रखी है। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है कि मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। दोस्तों ये वर्ड जो है ना, ये वाक्य जो है बिल्कुल सही दे रखे हैं, यानी कि हम ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो रहा है। बाकी आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों पानी में आग लगाना, जैसे मुहावरे होते हैं ना, इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। क्या होता है? असंभव कार्य करना, यानी कि पानी में आग लगाना मतलब होता है असंभव कार्य करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यानी कि यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम के रूप में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए तत्सम होता है कौन सा? शोभन। शोभन दोस्तों क्या होता है ना, आपके यहाँ पे तत्सम लिखा हुआ है, बाकी सभी जो है ना तत्सम में लिखे हुए नहीं हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कौन सी जो है ना वाक्य, वो मिश्र वाक्य दे रखी हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। उसने मान लिया कि दोष उसका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये मिश्र वाक्य है कि उसने मान लिया, एक वाक्य हो गया कि यहाँ पे जोड़ दिया और उसके बाद दोष किसका है। दोस्तों यहाँ पे जब भी हम 2 वाक्य को हम जोड़ते हैं एक मतलब कि बनाने के लिए, तो उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर 3 में जो है ना इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करें, रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनें। देखिए गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करें, तो दोस्तों गुरुजी जो है ना क्या स्वीकार करें आपको बताना है यहाँ पे। तो गुरुजी जो है ना दोस्तों हमारा क्या होता है? अभिवादन स्वीकार करें। ठीक है, अभिनंदन नहीं होता, स्वागत नहीं होता, अभिवादन नहीं होता, और क्या होता है? अभिवादन। तो गुरुजी मेरा अभिवादन क्या करें? स्वीकार करें। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि डैश, इंग्लिश का प्रश्न है आपके सामने में, डैश सी इज़ क्लेवर, सी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे देखिए ऑल्दो सी इज़ क्लेवर, ठीक है, और यहाँ पे ऑल्दो होगा, ऑल्दो सी इज़ क्लेवर सी ऑफन मेक्स मिस्टेक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू प्रीफर डैश और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स? डू यू प्रीफर, तो क्या होगा इसका आंसर? कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। क्या होगा? कंटेम्प्रेरी, यानी क्या होता है? आधुनिक। क्या होता है? आधुनिक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों हिंदी में? इसका मतलब होता है हिंदी में आधुनिक होता है, यानी कि जो मॉडर्न चीज़ें होती हैं वो आधुनिक अंतर्गत आती हैं। तो डू यू प्रीफर कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल आर्ट्स फॉर्म्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों आपको बेस्ट आइडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है, यानी कि मुहावरे आपको बता रहा है। ठीक है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो टू ऐड फ्यूल द फायर, इस मुहावरे का अर्थ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा मेक थिंग्स वर्स। क्या होगा? मेक थिंग्स वर्स जो है ना, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर निकल के हमारे पास आ जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, यानी कि ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं कौन सा? ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, आप सभी लोग देखे होंगे ऑर्केस्ट्रा को, वही होता है ऑर्केस्ट्रा। ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक ऐसे लोगों का समूह, जो बहुत लोगों का समूह जो बहुत बड़े बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रा के नाम से हम लोग जानते हैं। गिवन बिलो द 4 सेंटेंसेस, आपको यहाँ पर पैराजम्बल का सेंटेंस दे रखा है दोस्तों। आपको क्या करना है यहाँ पे? सही करना है। कौन सा? पैराजम्बल का जो इसका ऑर्डर जो है ना कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों का सही ऑर्डर जो आपके पास निकल के आ जाएगा वो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अब आपके सामने में कंप्यूटर का सवाल आ चुका है। एक सर्वर से दूसरे पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणाली डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। दोस्तों एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जब हम मैसेज भेजते हैं तो दोस्तों वो कौन सी होती है? SMTP होती है। ठीक है, SMTP दोस्तों होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या होता है? एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणाली SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है। दोस्तों ये क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? रिव्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? प्रूफिंग पर स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली
तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो तिथि होती है उसको टुडे के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन होती है दोस्तों MS एक्सेल में, तो ये आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारे जो फाउंडेशन बैच है उसमें आपको MS वर्ड और MS एक्सेल पूरी तरह से कंप्लीट हम करवा दिए हैं। MS एक्सेल अभी चल रहा है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो उन सभी जो भी हमारे प्राइवेट बैच में जुड़े हुए हैं उसका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। आप जो जाइए देखिए, जो टेस्ट चलता है आपके ओपन ग्रुप में सैटरडे संडे को, उसके परफॉर्मेंस देख लीजिए। जो प्राइवेट बैच के स्टूडेंट हुए उसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपके लिए जो नंबर है हमारा 7549425490। दोस्तों ये नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं बैच से संबंधित जानकारी के लिए। दोस्तों हमारा बैच केवल 99 रुपये में चलता है, मात्र 99 रुपये में। बहुत ही मिनिमम फी में रखे हैं बैच, और आप सभी के लिए बहुत ही शानदार बैच ये होने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वो जो शॉर्टकट की होती है वो होती है पेस्ट, Ctrl+Alt+V। दोस्तों ये क्या होती है, पेस्ट होती है, कॉपी करते हैं तो Ctrl+Alt+C से कॉपी करते हैं, और पेस्ट करते हैं हम लोग Ctrl+Alt+V से हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी चीज़ को पेस्ट कर देते हैं। डैश इंटरनेट पर सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। दोस्तों वो कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी कौन सी, ये होती है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW होती है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों TCP और IP जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है आप सभी को बताना है। इसका पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की जाती है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 की हम अगर बात करें तो इसमें कितने सीट्स प्रदान की जाती है। दोस्तों डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें 3 सीट जो होती है आपको डिफ़ॉल्ट रूप में देखने को मिल जाती है। MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3 का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों Shift+F3 का उद्देश्य होता है इसमें, वो क्या होता है आपको बताना है। वो होता है दोस्तों क्या, यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस यानी कि बड़े अक्षर और लोअर केस छोटे अक्षर और टाइटल के शीर्षक अक्षर के बीच में इसे क्या करता है, स्विच कर देता है। किससे, Shift+F3 को दबाने से। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए किस टैब पर जाना होगा और कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों किस टैब पर आपको जाना होगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले क्या रिव्यू जाना होगा, और उसके बाद दोस्तों आपको कंपेयर पर क्लिक करना होगा। देखिए किसी भी चीज़ को आपको देखने के लिए ना सबसे पहले रिव्यू पे जाना होगा, उसके बाद जो आपको करना है जैसे स्पेलिंग चेक करना है तो आप उसमें किस में जाएंगे, प्रूफ ही में जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर में चले जाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपको रिव्यू करना ही होगा। आप जैसे देखेंगे तब ना, देखने के बाद ही आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि रिव्यू करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। ये सभी चीज़ें जो होती है वो रिव्यू करने के बाद ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो दोस्तों सीट वो जो होती है वो Ctrl+5 का इस्तेमाल करते हैं। किसमें, Ctrl+5 का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाता है। दोस्तों आपके सामने अब टेक्निकल का प्रश्न आ चुका है। एक 20 किलोवाट है, ठीक है, 4 पोल है, 400 वोल्ट है, 60 हर्ट्ज है, 3 फेज है, 728 RPM की प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से चलाया जाता है, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला सवाल जो आपके पास है ना, ये यहाँ तक देख लीजिए। इसमें क्या है, पी कितना आपके पास है, पोल कितना है, 4 पोल है, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 60 हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद तो हम क्या जानते हैं, NS बराबर क्या होता है 120 F बाई क्या होता है, P होता है ना। तो यहाँ दोस्तों हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यदि 120 हो गया, F की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो F हमारे पास 60 है, और पोल कितना हमारे पास है 4 है। यदि ऐसे हम कट करेंगे 30, यानी कि 1800 RPM आपके पास आगे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कितना, 1800 RPM जो है इसकी गति आ चुकी है। इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड कितनी है, 1728 यहाँ पे RPM दे रखी है ना दोस्तों। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना, जब यहाँ पे P कितनी है आपके पास, यहाँ पे P हमको निकालना है, यहाँ पे पोल की संख्या है। तो दोस्तों इसी पोल तो इसमें दे रखा है 4, तो P कितना हो गया 4, ठीक है। और F दोस्तों यहाँ पे कितनी है, 50 हर्ट्ज यहाँ पे दे रखी है।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम NS की वैल्यू निकालते हैं स्पीड की, तो कितना आपके पास निकल जाएगा, तो 120 गुना 50 बेटा कितना होगा 4, ठीक है। तो 4 दिया 30 पंचा कितना होगा 3 पंचा 15, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 1500 RPM निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप 1800 RPM और यहाँ पे कितना है 1500 RPM निकल के आ चुका है दोस्तों यहाँ पे। इसलिए दोस्तों क्या हो रहा है ना कि जब हम क्या करते हैं F बराबर यानी कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखते हैं, उस पर क्या होता है इंडक्शन मोटर 1500 RPM पर कम स्पीड पर चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कम स्पीड पर चलेगी, तो किस ऑप्शन में दे रखा है कम स्पीड पर चलेगी, तो ऑप्शन नंबर, हाँ देखिए, जब हम दोस्तों 1728 RPM रखे हुए थे, ठीक है, उसके वजह से 50 हर्ट्ज रखे थे, तो क्या हुआ था कम स्पीड चलती थी। जब हम 60 पे रखे थे तो हमारे पास कितना आया था 1800 आया था ना। जब हम 50 पे रखे थे दोस्तों तब कितना आया था 1500 आया था ना। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मोटर तो चलेगी नहीं, गलत हो जाएगा, जल जाएगी नहीं, 1728 RPM से अधिक पे चलेगी नहीं, RPM से कम, हाँ ये सही आपके पास जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बैच वायर्स का आकार व्यक्त किया जाता है। तो बैच वायर्स का आकार जो होती है वो किस में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, तो दोस्तों जबड़ों की चौड़ाई में से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये हो जाता है। अगला सवाल आपके पास है कि एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया का किस रूप में हम लोग जानते हैं, तो वो होता है कौन सा, विद्युत लेपन में हम लोग जानते हैं। किसमें जानते हैं, विद्युत लेपन में। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। दोस्तों ये धारा प्रवाहित क्यों नहीं होगा आपको बताना है, क्योंकि दोस्तों दोनों की विभव जो होती है वहाँ पे समान होती है, इसलिए क्या होगी है धारा प्रवाहित इसमें नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि आवेशित परमाणु कहलाता है। दोस्तों जो आवेशित परमाणु होते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अणु है, आयन है, नाभिक है और कक्षा है। तो दोस्तों वो क्या होते हैं आप सभी को बता दें, ये दोस्तों क्या होती है, ये होती है आयन। क्या आवेशित परमाणु जो कहलाता है उसे क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पियर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली तारों से गुजरती है तो इसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा, आप सबको बता दें। तो इसका मान जो है ना आपको 6.5 एम्पियर और 6.5 एम्पियर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि विद्युत रोधी निम्न में से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो जो विद्युत रोधी होती है, ठीक है, यानी कि इंसुलेटर जो होती है वो किसकी बनी होती है आपको बताना है। दोस्तों इंसुलेटर जो होती है ना पोर्सलिन पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है। जो पोर्सलिन होती है दोस्तों ये चीनी मिट्टी से बनता है पोर्सलिन। आप लोग ट्रांसफॉर्मर में देखे होंगे जो ब्राउन कलर का जो लगा होता है मिट्टी का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंसुलेटर होता है। जो विद्युत रोधी होती है इसमें विद्युत नहीं लगता है, वो किससे बनता है, पोर्सलिन से बनता है। और पोर्सलिन जो दोस्तों ये चीनी मिट्टी से बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है, कॉपर है, स्वर्ण है, चांदी और पेपर है। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, कॉपर, स्वर्ण, चांदी में से जो विद्युत रोधी पदार्थ हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा होगा, पेपर। दोस्तों पेपर में दोस्तों क्या होगा ना आपके पास जो विद्युत रोधी यानी कि इसमें विद्युत नहीं लगेगा, यानी इसमें झटका नहीं मारेगा। जबकि चांदी में, चांदी तो सबसे अच्छा सुचालक है, और कॉपर में और स्वर्ण में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 7/20 केबल का अर्थ क्या होता है। दोस्तों 7/20 जो है ना केबल, इस केबल का मतलब ये होता है कि 7/20 SWG के 7 तार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है कि कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा। दोस्तों कौन सा ऐसा कुचालक पदार्थ है जो खराब होने पर सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा, तो वो कौन सा होगा, कागज होगा, ठीक है, पेपर। विद्युत आवेश के बीच के बल के लिए कूलम्ब का नियम डैश में काफ़ी अनुरूप है। तो दोस्तों किसमें काफ़ी अनुरूप है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के काफ़ी अनुरूप हैं। किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जहां धारा का मान 1 एम्पियर है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, आप सबको बताना दोस्तों। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। इसका दोस्तों आंसर होगा 1 ओम निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग इसे बना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है, इसलिए आप सभी के लिए हम छोड़ रहे हैं। किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई है, तब इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों जब लंबाई को हम दुगुनी कर देते हैं तब इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, आप सबों को बताना है। एक सेकंड दोस्तों, इससे पहले जो सवाल था उसमें आपका कितना होगा, 1 ओम नहीं होगा, इसमें कितना होगा 6 ओम होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो 6 ओम है ना, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो 53 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी तार की प्रतिरोध R है और इस तार की लंबाई को हम बढ़ाकर दुगुनी कर दें तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आप सबको बता दें। ये कितना होगा, 4R हो जाएगा। कितना, 4R हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे।
अगला सवाल आपके पास है कि यदि एक लोह निकेल ताप विद्युत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाए तो जिस संधि से होकर धारा लोह से निकल की ओर प्रवाहित होती है वह गर्म हो जाती है। यह किसके कारण से होती है? तो ये कारण जो होती है यह होता है पेल्टियर प्रभाव के कारण से ऐसा देखने को हमें मिलता है। अगला सवाल है आपके पास, शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो शंट आमीटर प्रतिरोध की तुलना में किसी आमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो कितनी होती है? ये होती है बहुत अधिक देखने को हमें मिलती है। थर्मिस्टर के लिए क्या होता है? थर्मिस्टर के लिए क्या देखने को मिलता है हमें? तो थर्मिस्टर जो है ना प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होती है इसमें ऋणात्मक होती है। ठीक है, थर्मिस्टर में स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए क्या करना होगा? तो स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं अधिक धारा लेने के लिए। ठीक है, प्रतिरोधक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग करते हैं हम लोग? तो प्रतिरोधक बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? तो नाइक्रम का इस्तेमाल करते हैं प्रतिरोधक को बनाने के लिए। HRC फ्यूज से तात्पर्य क्या होता है? HRC फ्यूज जो होती है दोस्तों इसका तात्पर्य क्या होता है? इससे तात्पर्य होता है कि हाई कैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, हाई कैपेसिटी कैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होती है किसे? HRC फ्यूज के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि फ्यूज धारा प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज धारा प्रभाव, फ्यूज जो है ना किस के प्रभाव पर कार्य करता है? तो कोई फ्यूज है दोस्तों वो है उष्मा के प्रभाव पर ये कार्य करता है। ठीक है, यदि परिपथ फ्यूज से तापीय अतिभार रिले TOLR द्वारा संरक्षित होता है तो शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में क्या होगा? तो शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये फ्यूज पहले क्या होगी? प्रचालित हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया विपर्यायी नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इस सेल को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है आपके पास, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को पृथक करने के बाद उसे किसके द्वारा शुद्ध करते हैं? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम को पृथक यानी अलग कर देते हैं, उसके बाद उसको हम लोग शुद्ध करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा इसे हम क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। अगला सवाल है आपके पास, लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की दक्षता कम क्यों होती है? तो क्योंकि दोस्तों ये कम इसलिए होती है, इसका विद्युत वाहक बल जो होती है ना यानी कि EMF जो होती है ना वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से ये क्या होती है? आपको कम देखने को मिलती है। कार्बन जिंक सेल यानी कि लैक्लांसे सेल में विध्रुवक का कार्य क्या होता है? तो विध्रुवक का कार्य जो होती है दोस्तों वो होती है सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाना। ये विध्रुवक का कार्य यहाँ पे होता है। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है? देखिए शुष्क सेल में जो ऐसा पदार्थ होती है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होती है ये विध्रुवक का कार्य करती है। देखिए दोस्तों आपके सिलेबस में जो BSP सिलेबस में उसमें सेल चैप्टर नहीं दे रखा है, लेकिन दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में सेल चैप्टर से भी प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें मेरी गलती कोई नहीं है। जो बुक बुक बनाया है किरण पब्लिकेशन उसकी गलती है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को यहाँ पे नहीं डालता है। ठीक है, तो इसे आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इसे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निकेल आयरन सेल होता है दोस्तों, निकेल आयरन सेल क्या होता है यहाँ पे बता दें आपको? सेकेंडरी सेल होता है। निकेल आयरन सेल क्या होता है आपका? सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि इलेक्ट्रोलाइट के अव्यवस्था को व्यक्त किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को हम लोग व्यक्त कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों हम लोग कर सकते हैं आपेक्षिक घनत्व के रूप में इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वो कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं आयन कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? तो वो कौन सा होता है? वो होता है कौन सा? सोलर सेल जो होता है ना वो प्रकाश को सीधे क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न निम्नलिखित का प्रयोग करके की जाती है। तो किसका प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं? तो तापीय ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग इसे कर सकते हैं। बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसे जो पॉजिटिव होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड के नाम से जानते हैं। जो नेगेटिव होती है उसे हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। अगला सवाल के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी एक द्वितीय प्रकार का सेल का उदाहरण है? तो दोस्तों वो बैटरी जो होती है ना वो बैटरी कौन सी होती है? ये होती है जिंक क्लोराइड बैटरी जो है एक द्वितीय प्रकार का सेल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी सेल है यहाँ पे? तो दोस्तों वो सेकेंडरी सेल कौन सी हो जाएगी? लेड एसिड सेल जो है ना यहाँ पे वो सेकेंडरी सेल हो जाएगी यानी कि द्वितीयक सेल हो जाएगी। जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है, तो किसमें संचित होता है दोस्तों? वो एनोड पर क्या होती है? वो संचित होता है।
पुनः आवेशित होने वाली रिचार्जेबल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं जो मोबाइल फ़ोन में बैटरी यूज होती है वो पुनः रिचार्जेबल होती है, यानी कि फिर से हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो उसमें कौन सी ऊर्जा किसमें चेंज होती है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा में क्या होती है, वह परिवर्तित हो जाती है। शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। तो शुष्क सेल होते हैं दोस्तों, इसमें एनोड जो होती है वो किसके बने होते हैं? तो दोस्तों ये कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होता है। और जो एनोड होता है ना वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है। बैटरी बॉक्स के किस पदार्थ से बनता है? तो बैटरी जो है ना, बैटरी वो बॉक्स के किस पदार्थ से बनता है? ये कठोर रबर से बनता है। ठीक है। कार के प्रयोग में होने वाली बैटरी की विशेषता क्या होती है? जो कार में हम लोग प्रयोग करते हैं बैटरी, उसका विशेषता ये होती है कि कम समय के लिए अधिक धारा की क्षमता उसमें होती है। किसी अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं। तो किस अम्ल का प्रयोग, यानी कौन ऐसा अम्ल है जिसमें सीसा संचायक बैटरी जो होती है इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग? आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बैरिक अम्ल। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना सीसा संचायक बैटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था फिर से बात देखना पड़ेगा हमें। हाँ, सीसा संचायक सेल है ना दोस्तों, बैटरी है ना, इसमें दोस्तों हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो संचायक बैटरी जो धातु में इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो करते हैं सीसा का। किसका करते हैं? सीसा का इस्तेमाल करते हैं। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता यानी कि परफॉर्मेंस विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसे होती है? दोस्तों जो गुण जो होती है वो होती है चालकत्व के कारण से होती है। किसके वजह से? चालकत्व के कारण से होती है। नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है वह कारण निम्न से कौन सा होता है? तो दोस्तों वो कारण जो होती है वो क्यों क्या होती है आपको बताना है। दोस्तों वो कारण जो होती है वो लेंस के नियम से ऐसा होने देखने को हमें मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है? तो दोस्तों वो जो है ना, ये टेस्ला जो है फ्लक्स की इकाई नहीं है, जबकि वेबर, मैक्सवेल ये सभी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि दोस्तों आपको बता दें जो फ्लक्स है ना, ये मतलब कि फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वो होती है कौन सी? फ्लक्स घनत्व कैसा क्या होती है? टेस्ला होती है। जो फ्लक्स घनत्व है ना, फ्लक्स घनत्व, इसका ऐसा एक मतलब जो होता है वो क्या होता है? वो होता है टेस्ला। ठीक है, इसे आज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों पदार्थ जो होती है वो होती है दाय चुंबकीय कहलाती है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वेबर होता है। चुंबक की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली पदार्थ कौन सी होती है? तो वो पदार्थ जो होती है वो होती है मृदु इस्पात होती है। कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग होती है? तो वो पदार्थ जो होती है वो होती है कौन सी? कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम और एलोमैक्स, ये सभी जो होती है चुंबक बनाने के लिए क्या होती है? प्रयुक्त होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ जो है यहाँ पे एल्युमिनियम जो है यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे हो जाएंगे। टेंजेंट कैलोरीमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र टेस्ट होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों यहाँ पे क्या होती है? केंद्र में समान और छोटा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। तो दोस्तों प्रकाश की गति यहाँ दोस्तों दोनों की गति क्या होती है? यहाँ पे समान देखने को हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन के पास है कि पूर्ण रूप संतृप्त विद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह का डैश बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों हम लोग इसे बढ़ा सकते हैं क्या? वर्तनों की संख्या को हम लोग बढ़ा सकते हैं। किसी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों ही दोगुने कर दिए जाते हैं, इसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। तो इसका स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि यदि विद्युत क्षेत्र में दो प्लेटों के बीच की कोई पराविद्युत रखा जाए तो क्षेत्र क्षमता क्या हो जाएगी? तो ये क्षेत्र क्षमता जो है ना ये घट जाएगी। अलग है कि एक डेल्टा कनेक्शन में डैश होती है। तो एक डेल्टा कनेक्शन में जो है ना ये आपको क्या होती है? लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति गुणांक की सही अभिव्यक्ति है? तो शक्ति गुणांक की जो सही अभिव्यक्ति है ना वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे? तो वो होगी वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि चित्रकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं में मध्य कोणीय विस्थापन कितना होता है? तो मध्य कोणीय विस्थापन जो यहाँ पे होता है दोस्तों वो 120 डिग्री इलेक्ट होती है।
और दोस्तों डीसी धारा की आवृत्ति कितनी होती है? डीसी धारा की आवृत्ति जो होती है शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। और आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न हमारा होगा 2 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो 2 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल जैसे हम निकालेंगे दोस्तों, तो आवर्तकाल क्या होता है? 1/आवृत्ति होती है ना। कितना आसान प्रश्न है। तो 1 आवृत्ति कितने आपके पास है? 2 किलोहर्ट्ज़। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का 10⁻³ लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम नीचे लाएंगे तो -3 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? इसको कट करेंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा? 5 हो जाएगा और मिली सेकेंड हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? 2 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को यहीं पर कवर कर लिया है। आशा करते हैं दोस्तों आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।